नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद रूपम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अननोन पेट्रियट्स पे। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त कश्मीर के घाटियों में एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन अखल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग 3 आतंकवादियों को घेर के मारा गया है और लगभग 3 से 4 और आतंकवादी होने का अंदेशा है, जिन्हें हमारी सुरक्षा बल जो हैं उन्हें ट्रैक कर रही हैं और जल्द से जल्द उन्हें मार दिया जाएगा। तो ये ऑपरेशन अखल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया और उसमें जो तीनों आतंकवादी थे, जो पहलगांव का 22 अप्रैल में जो जघन्य अपराध उन्होंने किया था, उसकी सज़ा उन्हें दी गई ऑपरेशन महादेव में। ये दोस्तों बेसिकली ऑपरेशन अखल जो अभी चल रहा है, ऑपरेशन महादेव हुआ और इसके पहले भी दो और छोटे छोटे ऑपरेशंस किए गए। ये एक कड़ी है, ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। बेसिकली दोस्तों 22 अप्रैल को जब ये पहलगांव का घटना को अंजाम दिया इन आतंकवादियों ने, 23 तारीख के रात को एक हाई लेवल मीटिंग होती है। एनएसए अजीत डोभाल उसमें होते हैं, रॉ के चीफ, आईबी चीफ, उसके बाद जेन के पुलिस के जो डीजीपी हैं, उसके बाद एनआईए के टॉप लेवल ऑफिशियल्स, ये लोग मिलके एक कोऑर्डिनेशन करते हैं। वो लोग एक टीम मीटिंग करते हैं। उसके बाद कुछ ये लोग प्लान करते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में अपने कामों को बांटा जाता है। उसके बाद एनटीआरओ, नेटग्रिड, जो कि सारे सिग्नल्स को पकड़ के उसके बाद सारे जो जितने भी बातचीत होते हैं सिग्नल्स में पकड़े जाते हैं, उनसे कुछ पैटर्न्स निकालने की कोशिश करते हैं। सिग्नल इंटेलिजेंस, ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस, उसके बाद सैटेलाइट रिकॉन्सा करने के बाद सारी चीज़ों को जोड़ना। और एक चीज़ हमारे एजेंसीज आजकल ये करते हैं कि डार्क नेट पे भी जाके देखते हैं कि क्या क्या मनी ट्रेल्स हैं, कहाँ कहाँ से जो है पाकिस्तान के आईएसआई डार्क नेट का बहुत यूज़ करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे एनक्रिप्टेड मैसेजेस वो लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद कामों को डिवाइड किया जाता है और उसके बाद एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है। पहले तो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस में लगभग 1500 लोगों को उठाया जाता है, उन्हें इंटरोगेट किया जाता है। सबसे ज़्यादा वो इंटरोगेट किए जाते हैं जो वो पोनी वाले थे, जो खच्चर चलाते हैं, फूड जॉइंट्स जो चलाते हैं, लॉजेस के ओनर हैं, उनको इंटरोगेट किया जाता है। और उसके बाद ये जो टीम्स हैं, जितने भी हमारे पास वीडियो फुटेजेस उस समय आई थी, तो वीडियो फुटेजेस को बार बार देखा जाता है, उनको असेंबल करके बॉडी लैंग्वेजेस को देखा जाता है, क्या क्या मिसिंग लिंक्स हैं उनको देखा जाता है, वहाँ पे कौन कौन पोनी वाले वहाँ पे मौजूद थे, किस किस पोनी वाले को देख के एक 1% का भी शक हो सकता है, सबको खंगाला जाता है। उसके बाद क्रॉस चेक की जाती है। उसके बाद लगभग 1500 पोनी वाले, लॉज वाले, फूड जॉइंट्स ओनर सबसे बात करने के बाद बहुत तथ्य सामने आती हैं, उसको कंसाइज किया जाता है और उसके बाद उनके बेसिस पे कुछ स्केचेस बनवाए जाते हैं। और ये जब स्केचेस बनवाए जाते हैं, उसके बाद जो आपके जो विक्टिम्स के फैमिली के लोग थे उनसे भी कुछ कंसल्ट किया जाता है। और सब कुछ करने के बाद एक रॉक, एनआईए, आईबी, जम्मू कश्मीर पुलिस के डेटाबेस में ये जो फोटोग्राफ्स हैं, ये स्केचेस को उन डेटाबेस के साथ मिलाया जाता है। और मिलाने के बाद दो नाम आता है, अब्बास और परवेज़। ये दो नाम पाया जाता है कि स्केचेस के साथ मैच कर रहे हैं। ये दो नाम ऐसे हैं जो ये कहा जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा कि ये इन लोगों ने
ये सुलेमान उर्फ और ये जिब्रेन और जो अफ़गान, ये जो तीनों थे, इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड किया था लॉजिस्टिक्स के तौर पे, आर्म्स एम्यूनेशंस के तौर पे, और रहने खाने का पूरा ये इन लोगों ने किया था। इन दोनों का जब नाम आता है तो इन दोनों को फिर उठाया जाता है। उसके बाद उठाने के बाद इनसे कई सारे आपत्तिजनक चीज़ें मिलती हैं, और इनका एक डायरेक्ट ट्रेल पाकिस्तान के साथ पाया जाता है। इनके पास से पाकिस्तानी चॉकलेट्स पाए जाते हैं, कुछ आर्म्स पाए जाते हैं, और कुछ सेंसिटिव दस्तावेज़ पाए जाते हैं। उसके बाद इन्हें इंटरोगेट किया जाता है। इंटरोगेट करने के बाद एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ इनसे पता चलती है कि आज के डेट में कोई भी इन्हें सेफ हाउस प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये तीनों जो आपके सुलेमान, जिब्रान एंड अफ़गान, जिसे उस्ताद भी कहा जाता था, ये अगर कहीं छुपे होंगे तो ये जंगलों में ही छुपे होंगे। तो अब ये सवाल उठा कि अगर ये जंगल में ही छुपे होंगे तो किस जंगल में छुपे होंगे। अच्छा, इस बीच में हमारी एजेंसीज अपने कुछ लोकल गुर्गों को एक आपका बरखान विलेज में एक स्मगलिंग का डेन चलता है। ये स्मगलिंग के डेन में बहुत सारे ड्रग्स के तस्करी होते हैं, बहुत सारा हवाला का ट्रांजैक्शन होता है, और ये इनका एक बहुत हॉट प्लेस है जहाँ पे टेररिस्ट भी अपने हवाला के पैसे को एक्सचेंज करते हैं ड्रग ट्रेल्स के थ्रू। वहाँ आर्म्स के भी एक्सचेंज होते हैं। तो वहाँ पे हमारे लोकल एसेट्स को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, और वहाँ से कुछ चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इनका पैटर्न क्या है। और इसी दौरान एक बंदे का नाम आता है इफ्तिकार। ये इफ्तिकार बंदे का जो फ़ोन कॉल्स है, फ़ोन डिटेल्स है, उससे कुछ एजेंसीज़ को कुछ शक होती है। ये पाया जाता है कि ये बंदा डायरेक्ट आईएसआई के टच में है। पाकिस्तानी आर्मी के कुछ ऑफिसर्स के साथ इसके डायरेक्ट लिंक्स हैं। कुछ वॉइस सैंपल्स लिया जाता है, और कुछ पाकिस्तानी आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स का रिकॉर्ड सैंपल्स के साथ वॉइस मैच हो जाता है कि हाँ, ये पाकिस्तानी किसी आर्मी ऑफिसर के साथ ही ये बंदा इफ्तिकार बात कर रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ पाई जाती है, और ये पैटर्न पाया जाता है कि बार बार ये लोग कुछ ऑपरेशन फिरदौस की बात करते हैं, और खंगालने के बाद ये शक होता है कि ऑपरेशन फिरदौस वाज अ पार्ट ऑफ द पहलगांव मैसेकर। तो पहलगांव मैसेकर का ये ऑपरेशन फिरदौस के साथ लिंक है, या पहलगांव अटैक को ही ये लोग जो है ऑपरेशन फिरदौस बोल रहे थे। इसके अलावा बाबा की घंटी, ये 2-3 टर्म नेटग्रिड के चैट पैटर्न में आया। तो इससे कहीं न कहीं ये भी शक हुआ कि कहीं ये जितने भी टेररिस्ट्स हैं, चाहे वो सुलेमान हो या और भी कुछ जो इसके पहले भी कुछ ऑपरेशन हुए हैं, या अभी जो ऑपरेशन अखल चल रहा है, यहाँ पे क्या ये लोग अमरनाथ यात्रा पे भी अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कंफर्म होती हैं कि इस तरह के प्लान हो सकते हैं, तो उसके बाद इफ्तिकार को भी उठाया जाता है एजेंसीज़ के द्वारा, और इफ्तिकार को बहुत स्ट्रांगली उसे ग्रिल किया जाता है और इंटरोगेट किया जाता है। इंटरोगेट करने पे ये पाया जाता है कि ये बंदा बेसिकली कुछ प्योर रूट्स होते हैं। प्योर रूट्स वो रूट्स होते हैं जहाँ पे इन्हें असला सप्लाई किया जाता है, यहाँ पे राशन सप्लाई किया जाता है, खाना पीना का जितने भी सामान हैं वो सप्लाई किया जाता है। ये आसान काम नहीं होता है, ये बड़ा टेक्निकल सा काम होता है जो ये लोग करते हैं। और एक रेडियो इंटरसेप्शन में कुछ टेररिस्ट को बात करते हुए पाया गया था। हमारे सिग्नल इंटेलिजेंस ने ये पाया था कि वो लोग पाकिस्तान में कंप्लेन कर रहे हैं कि अब हमें राशद का और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड का
अंदर में कश्मीर के अंदर उतनी सपोर्ट नहीं मिलती, तो ये बहुत लिमिटेड हो गई थी। तो काम हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया था कि लिमिटेड लोग ही अब इस चीज़ को, ये प्योर रूट्स का काम जो ये लोग राशन सप्लाई करते हैं। और इफ्तिकार से ये भी पता चला कि इन लोग का पैटर्न क्या है, कि ये लोग राशद को एक जगह रखते हैं, कैंप कहीं सेटअप और करते हैं, और एक सर्टेन डिस्टेंस दूर जाके ये लोग आग जलाते हैं और खाना बनाते हैं, ताकि इन लोग को जल्दी से जल्दी ट्रैक ना किया जा सके। तो इफ्तिकार से बहुत सारे पैटर्न हमें समझ में आता है। इसके बाद ये भी हमें समझ में आता है जब हमें इंटेलिजेंस से ये इनपुट मिलती है कि ये लोग अगर छुपे होंगे, जब अब्बास को पकड़ा गया था तो उसने ये बताया था कि सेफ हाउस में ये लोग नहीं रहेंगे, जंगल में रहेंगे। तो क्या होता है कि एनटीआरओ अपना रेडियो पल्स सिग्नेचर, जो एक ये होता है इनका रेडियो फ्रिक्वेंसी जो ये लोग यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर टी जेड हाई पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी ये लोग एनटीआरओ यूज़ करते हैं। इसका एक टेक्निकल ये है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर ये लोग जंगल में छुपे हुए हैं तो ये लोग आईएसआई के साथ, अपने आकाओं के साथ बात करने के लिए ये पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी ज़रूर यूज़ करेंगे। और कुछ इंतज़ार करने के बाद हमारे एनटीआरओ के रडार्स एग्जैक्टली कैच करते हैं कि बस थोड़े से लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये तारीख है 27 तारीख को, जब हमें ये पर्टिकुलर रेडियो पल्स मिलता है और एनटीआरओ इसे कैच करता है। और यही ये समय था जब हमें पता चलता है कि ये बेसिकली ये हालान रिज, ये पर्टिकुलर हालान रिज है जो हमारा महादेव पिक है। ये महादेव पिक के नियर है, और ये महादेव पिक के नियर होने के कारण ही, और यहीं पे सारा ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए इसे ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया। तो हालान रिज के पास से हमें ये रेडियो बर्स्ट्स मिल रहे थे। तो जब ये हालान रिज के पास से ये रेडियो फ्रिक्वेंसी मिले, तो इतना ज़रूर तय हो गया कि ये मिलिट्री लेवल रेडियो पल्स है, यहाँ कोई सिविलियन रहता भी नहीं। इसके बाद तुरंत ही हमारे सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स, ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, एनआईए, रॉ और स्पेशल फोर्सेस की टीम को पूरे हालान रिज को कवर करने के लिए भेज दिया गया। वो पूरे पेरीमीटर को इन लोगों ने घेर लिया, और उसके बाद एक ड्रोन भेजी गई, और वो ड्रोन जाके एग्जैक्ट स्पॉट को जहाँ से रेडियो बर्स्ट आ रहा था वहाँ पे ये कंफर्म करता है कि हाँ एग्जैक्टली वहाँ पे कैंप लगा के 3 आतंकवादी वहाँ पे हैं। इनकी आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है, और एक्चुअली जो स्केच आर्टिस्ट्स वगैरह से जो ये मिला था, इनपुट भी मिला था कि इन लोगों ने अपने चेहरे को बदल लिया है, खास करके जो सुलेमान है। तो उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर से ये करने की कोशिश की गई कि अगर फेसेस चेंज भी होता है तो कैसे कैसे फेसेस चेंज हो सकते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारे ड्रोन के कैप्चर्ड इमेज ने वो तुरंत ही पकड़ लिया कि हाँ आइडेंटिटी कंफर्म हो गई। उसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है, 4 पैरा एसएफ और राष्ट्रीय राइफल दोनों की टीम जाती है, और ऑलमोस्ट एक सर्जिकल प्रिसिजन के साथ वो लोग धावा बोलते हैं और गन शॉट फायर करते हैं। और एक्चुअली उस समय वो लोग दिन का 11 बज रहा था, वो लोग सोए हुए थे, और विद इन मिनट्स, मतलब उन लोगों को पता भी नहीं चला, हमारे फोर्सेस ने डायरेक्ट उनका हेडशॉट लिया, तीनों को सर पे गोली मारी गई, और इस तरीके से इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया। तो दोस्तों बेसिकली ये ऑपरेशन 23 अप्रैल के रात से ही स्टार्ट हो गया था। हज़ारों इंट्रोगेशन, 4-5 एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन के बाद हमें ये सफलता मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फर्दर डिटेल्स जैसे आएंगे हम आगे दूसरे टॉपिक्स पे फिर बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।